हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मास वेट एंड डेंसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी थी जिसमें से थ्योरी पार्ट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये एसके झा सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है गुरुत्व बल। जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के आसपास क्यों बना रहता है, कॉन्सेप्ट यही पूछ रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ में क्या है, गैस की एक परत है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये गैसें लगातार गति करती हैं और ग्रेविटी ना हो तो ये गैसें अंतरिक्ष में चली जाएंगी। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इन गैसों को अपनी ओर खींच कर रखता है। इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी के आसपास बना रहता है। हम जो सांस लेते हैं वह भी एक एटमॉस्फेयर की ही वजह से संभव है। इसलिए एटमॉस्फेयर को पृथ्वी से बांधे रखने वाला मुख्य कारण क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। ग्रेविटी फोर्स होता है, तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। पवन द्वारा, ये खुद एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, ये भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, ये भी एटमॉस्फेयर में होता है, ये नहीं बांधता। क्वेश्चन 2 है, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, तो ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है माने कि जी, कैपिटल जी, इसकी परिभाषा पूछी गई है। जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि दो जो पिंड होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू GM1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। मान लो दो पिंड मास 1 kg का हो गया और उनके बीच में जो 1 मीटर की डिस्टेंस है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 kg, और M2 क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। R की वैल्यू क्या रख लेंगे हम लोग, 1 रख लेंगे और फोर्स फिर जी आ जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में प्राप्त आकर्षण बल को भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। एसएससी और रेलवे में इसकी डेफिनेशन सीधी पूछी जाती है। गुरुत्वीय विभव नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित है। गुरुत्वीय त्वरण ये जी को दर्शाता है, छोटे जी को, स्मॉल जी को। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता है। करेक्ट आंसर होगा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। क्वेश्चन थर्ड है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो ऑप्शन सी विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर जो जी कहाँ अधिक है और कहाँ कम है, जो स्मॉल जी है ये कहाँ अधिक है और कहाँ कम है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पृथ्वी क्या है, पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ध्रुव पर जो पृथ्वी की रेडियस है ना वो कम है, ध्रुवों पे पृथ्वी की रेडियस कम है। जबकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर इस पे जो रेडियस है ना वो सबसे ज्यादा है। इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज्यादा है और जो पोल्स है ध्रुवों पर रेडियस सबसे कम है। तो जो रेडियस है ना उसके बढ़ने पर क्या होगा, जी का मान कम हो जाएगा और पृथ्वी पर रोटेशन का प्रभाव इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इक्वेटर पर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है, इफेक्टिव ग्रेविटी और कम हो जाएगी। इससे इस कारण क्या होगा, जो जी का मान है विषुवत पर न्यूनतम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा न्यूनतम। ऑप्शन है विषुवत वृत्त पर ध्रुवों का मान समान होता है, नहीं जी का मान समान होता है, ये नहीं होगा, समान नहीं होगा, है ना, जी का मान समान नहीं होगा। ध्रुवों पर न्यूनतम होगा, नहीं, ध्रुवों पर तो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, विषुवत पर न्यूनतम होगा। करेक्ट। ध्रुव से विषुवत व्रत की ओर बढ़ता है, नहीं, वास्तव में घटता है, कम होता है, बढ़ता नहीं है, यहाँ बढ़ा लिखा है। क्वेश्चन 4 है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान आधे कर दिए जाए तो दूरी समान रहे तो नया बल क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, F अपॉन में 4। चलिए देखते हैं, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है ना उसमें मास बदलने पर जो फोर्स है वो कितना निकलेगा, ये क्वेश्चन का कहना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, F इक्वल टू जी एम वन अपॉन में आर स्क्वायर। प्रश्न में दोनों मास का आधा कर दिया गया है, यानी कि जो मास होगा नया वाला
वो m1/2 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल कर लेंगे, दोनों का गुणनफल कर लेंगे, अपॉन में 4 लिख लेंगे। तो दूरी में कोई बदलाव हुआ ही नहीं, इसलिए जो फ़ोर्स है पहले की तुलना में 1/4 रह गया। इसलिए नया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो F/4 हो जाना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। F/2 ये इतना कम नहीं होगा, F ये भी नहीं होगा, 2 है, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्वेश्चन 5 है, r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो ऑप्शन ए 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो वेट है और जो जी है, स्मॉल जी, इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू M इज इक्वल टू G, W इज इक्वल टू mg। तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु के चारों ओर जो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, वो सभी दिशाओं में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के एक दूसरे के को संतुलित करेगा। मतलब जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वो 0 हो जाएगा। अब G की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या होगा? जो वेट होगा वो भी 0 हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो मास है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, केवल वेट है ना, जो वेट बस वो 0 हुआ है। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु भारहीन हो जाएगी। आंसर ए 0 होगा। अनंत गलत है, गलत है, ये भी गलत। क्वेश्चन 6, दो द्रव जो भार में बराबर है मिलाए जाते हैं, उनके घनत्व P1 P2 है, मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो ऑप्शन बी 2P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2। तो जो इक्वल मास वाले दो लिक्विड हैं, इक्वल मास वाले दो लिक्विड हैं, उनको मिक्सर उनकी जो मिक्सचर डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो प्रश्न में दोनों लिक्विड का मास बराबर दिया गया है ना, भार में बराबर है, दोनों लिक्विड का मास बराबर दिया गया है। और हम लोगों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे थंबनेल में भी देख ही लिया होगा आप लोगों ने। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अलग होने पर वो दोनों का वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा। मिक्सर डेंसिटी निकालने के लिए टोटल मास और टोटल वॉल्यूम लिया जाएगा। अब इक्वल मास वाले लिक्विड के लिए सीधा एवरेज नहीं लगाया जा सकता, तो हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसीलिए मिक्सचर डेंसिटी 2 रो 2P1 P2 अपॉन में 2P1 प्लस P2 होगी। ये हार्मोनिक मीन वाला है, हार्मोनिक मीन, तो ये हार्मोनिक मीन वाला है। और ये P1 अपॉन P2 P1 प्लस P2 अपॉन 2 है। ये क्या अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट होता है हार्मोनिक मीन। इसमें क्या 1 प्लस 2 प्लस 3/2 ऐसा करते हैं ना, इसमें सेम इसका उल्टा होता है, जो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 1/2 प्लस 1/3 को जोड़ के आधा किया जाता है। ये हार्मोनिक मीन होता है। ये भी गलत फॉर्मूला है, ये भी डेंसिटी डिफरेंस है इसमें। तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिथमेटिक का जो व्युत्क्रम होता है, इसका जस्ट अपोजिट व्युत्क्रमों का जो योग होता है, उसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम हो तो यह डेप्थ में तैरने लगेगा। तो ऑप्शन ए पानी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो फ्लोटिंग या सिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसमें पूछा गया है। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह तैरने लगेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बताता है कि किसी वस्तु का जो डेंसिटी है, यानी पानी की जो डेंसिटी की तुलना में कितना है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास में 1 है, तो वस्तु है ना, जो वो और पानी है, उसकी जो डेंसिटी है वो सेम हो जानी है, बराबर हो जानी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, तो वस्तु का जो डेंसिटी है ना, वो पानी से कम हो जाएगा। तो जो वस्तु पानी से कम डेंस होगी, वो पानी पर तैरेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा वुड, लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की जो डेंसिटी है पानी से कम है, ये पानी पर तैरती है। इसलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 से कम होने पर भी पानी में डूबती नहीं, बल्कि तैरती है, द्रव नहीं होगा। पारे पे तो कोई बहुत सारी वस्तुएं तैर सकती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन 8 है, आदर्श गैस का समीकरण निम्न में से कौन है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन, इसका
सही मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो पूछा गया है, तो इसका सही मैथमेटिकल फॉर्म होगा पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। आइडियल गैस के लिए सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला पीवी इक्वल टू यू आर टी होता है, म्यू म्यू बोल सकते हैं इसको। यहाँ पी क्या है? पी प्रेशर की बात करता है, वी वॉल्यूम की बात करता है, टी क्या करता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करता है। म्यू क्या करता है? जो म्यू होता है ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स की बात। आर क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट होता है ना, वो होता है आर। तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर टी से डिवाइड कर दें तो पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू म्यू आर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, डेढ़ सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। जो वाटर होती है, जो वाटर है उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है? जो डेंसिटी है वो किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सामान्यतः टेम्परेचर कम होने पर भी जो पदार्थ है वो क्या होते हैं? वो सिकुड़ते हैं, श्रिंक होते हैं और डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन पानी एक स्पेशल केस का बिहेव करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा होने पर पानी लगातार सिकुड़ता रहता है, लगातार सिकुड़ेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसलिए जो उसका वॉल्यूम है वो कम होगा और जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। इसी कारण जो डेंसिटी है वो भी सबसे कम हो जाए, मतलब जो डेंसिटी वो सबसे अधिक हो जाएगी। तो 4 डिग्री के बाद और ठंडा करने पर जो पानी है ना वो फैलने लगेगा। अब यही कारण है कि जो बर्फ है वो पानी पर तैरती है। और जो ठंडे देश होते हैं तो वहाँ की जो लेक्स है, जैसे अपना जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ की भी जो लेक्स है अगर वो ऊपर से जमी हुई है, इसका मतलब एकदम नीचे तक के जमी नहीं है वो। नीचे के कुछ पार्ट का जो पानी है वो जमा नहीं है, वो भी अभी तरल कंडीशन में। ऊपर की जो लेक है वो भले जम चुकी है, बर्फ बन चुकी है। जो नीचे का जो पानी है वो भी अभी तरल कंडीशन में, लिक्विड कंडीशन में। जो मछली वगैरह है वो इसी में होंगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है ना उसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है। इसी वजह से जो लेक है ऊपर में भले ही फ्रीज हो जाएगी लेकिन नीचे में बहती रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है, किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? क्वेश्चन है जो मास है और जो वेट है इसमें अंतर कितना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हों, पर पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाली वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कैपिटल W। बहुत से छात्र मास और वेट को एक जैसा मानते हैं। मास है वो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। मास कभी ग्रह बदलने से बदलता नहीं, चाहे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो या कोई दूसरा ग्रह। वेट बदल सकता है क्योंकि वह ग्रेविटी पर निर्भर करता है। प्रश्न में मास पूछा है, वेट नहीं, इसलिए वस्तु का जो मास है वो हर जगह W होगा, एक जैसा रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। W/2 आधा नहीं होगा, W/2W दो गुना नहीं होगा, W/4 बिल्कुल गलत है। तो जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेट है उसमें वेरिएबल आते रहेंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। चंद्रमा पर कहीं कम होगा, पृथ्वी पे ज्यादा होगा। क्वेश्चन 11 है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार देश के द्वारा तय किया जाता है। तो ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन पूछ रहा है जो वेट है किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है? किसी व्यक्ति का वास्तविक भार देश के द्वारा तय किया जाता है, तो जो फैक्टर हैं वो हैं द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वेट और मास अलग अलग दो चीजें होती है। जो वेट है और जो मास है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो वेट का फॉर्मूला होगा वो हम लोगों ने देखा था, W इज इक्वल टू mg होगा।
एम क्या है, मास है, और जी क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, है ना। अगर मास बढ़ेगा, अगर ये मास बढ़ेगा तो जो वेट है वो भी बढ़ेगा। अगर ग्रेविटी कम होगी तो वेट है ना वो भी कम होगा। इसी वजह से चंद्रमा पर व्यक्ति का वेट है ना वो कम हो जाता है, इसीलिए वास्तविक भार और मास ग्रेविटी दोनों तय होते हैं। चलिए बस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो द्रव्यमान है ये नहीं होगा, ये मास और वेट तय नहीं होता है, वेट का कोई संबंध नहीं है चौड़ाई वड़ाई का, हाइट का भी कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में डेस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो आइस है और जो वाटर है, तो जो आइस है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। जब पानी बर्फ में बदलता है तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, मास लगभग वही रहता है। तो जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, इसीलिए जो आइस है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। इसी कारण बर्फ की सतह पर तैरती रहती है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होती तो बर्फ नीचे डूब जाती। सही उत्तर नगण्य। डेंसिटी जो है ना शून्य नहीं होती कभी भी, कुछ ना कुछ डेंसिटी होती ही है, समान नहीं होती, अधिक भी नहीं होती। अगर अधिक होती तो बर्फ डूब जाती। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु का द्रव्यमान देश का सांख्यिक माप होता है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है इसके देश का सांख्यिक माप होता है। ऑप्शन सी जड़त्व। जो मास है और जो इनर्शिया है, जड़त्व, इसका संबंध क्या है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो जो इनर्शिया है इसका मतलब होता है किसी भी बदलाव का विरोध करना। तो कोई वस्तु कितनी भारी है उसे चलना या रोकना उतना ही कठिन होगा। जो वस्तु जितनी भारी होगी उसको चलना और रोकना उतना ही कठिन होगा, यही उसका इनर्शिया कहलाता है। जिस वस्तु का मास अधिक होगा उसका इनर्शिया अधिक होगा, जिस वस्तु का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इसलिए जो मास है वो किसी वस्तु के इनर्शिया को दर्शाता है। वेग, ये जो है वेलोसिटी का माप नहीं होता। गुरुत्व, ये ग्रेविटी का माप नहीं होता। जड़त्व, सही उत्तर। एक्सेलरेशन का माप नहीं। क्वेश्चन 40 है, समान आयतन वाले भिन्न द्रव्यमान के चार पिंड M1 M2 M3 M4 वाले पदार्थ में किस पदार्थ का घनत्व सबसे कम होगा। तो M1 का, ये इसमें देख लो सबसे ज्यादा M2 का है, फिर उससे कम M3 का है, फिर उससे कम M1 का है, सबसे कम M4 का है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंसिटी और मास का कॉन्सेप्ट पूछा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा हम लोगों ने, वी। प्रश्न में सभी का वॉल्यूम समान दिया गया है, अब इसलिए डेंसिटी केवल मास पर निर्भर करेगी। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो M2 बड़ा है M3 से, M3 बड़ा है M1 से, M1 बड़ा है M4 से। ये टेक्निकली देखा जाए तो M4 सबसे छोटा है। तो M4 सबसे छोटा है तो उसका जो मास है वो भी सबसे कम होगा, इसलिए सबसे कम डेंसिटी भी M4 की ही होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, समान द्रव्यमान वाले चार पिंड का आयतन V1 V2 V3 V4 है। तो किस पिंड का पदार्थ, किस पिंड के पदार्थ का घनत्व अधिक होगा। V4 से ज्यादा, V1 से ज्यादा V3 है, V3 से ज्यादा V2 है, V2 से ज्यादा V4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे अधिक है ना तो सबसे अधिक V4 का है। वॉल्यूम डेंसिटी है ना, डेंसिटी और मास और वॉल्यूम इनके बीच में संबंध पूछा है मास का। जब मास समान हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला M/V। अब जो मास है ये समान दिया हुआ है, समान द्रव्यमान वाले, है ना। तो इसमें सभी पिंडों का मास समान दिया गया है, तो इसलिए जो डेंसिटी है केवल वॉल्यूम पर निर्भर करती है। जो डेंसिटी है वॉल्यूम पर निर्भर करती है। क्यों? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये मास पे नहीं करती क्योंकि ये तो सेम होंगे। डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी तो मास कम। वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। तो V1 बड़ा है V2 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठोस धातुओं को गर्म करने पर उनका घनत्व घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और जो डेंसिटी है, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो वो क्या होती है? फैलती है। किसी धातु को गर्म करेंगे तो वो फैलेगी। फैलने के बाद में क्या होता है? जो उसका वॉल्यूम है, जैसे इतनी सी चीज़ है, इसको अगर गर्म करेंगे तो ये थोड़ी फैल के बड़ी हो जाएगी। अब जो फैलने से इसका क्या, पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई, तो क्या हुआ? ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया। लेकिन जो मास है लगभग वही है। अभी जो इसका मास पहले था, वही सेम मास इस बड़ी वाली वस्तु का भी हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ρ इज इक्वल टू एम वर्क ऑन वी। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। यही कारण है कि जो गर्म धातु है उसकी जो डेंसिटी ठंडी धातु से कम होगी। अब जब थर्मल एक्सपांसन होगा तो यही इसका जो बेसिक इफेक्ट है ना, यही है। थर्मल एक्सपांसन होगा, इसी वजह से बढ़ता है। नहीं, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटती है। करेक्ट आंसर। समान रहेगा, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, समान नहीं हो सकता। हीट बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। सब को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। डेंसिटी कम होगी, हीट बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्यतः किसी भी द्रव का घनत्व ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। सामान्यतः किसी भी द्रव का घनत्व ताप बढ़ाने पर घटता है। जो लिक्विड होता है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी उसका जो टेम्परेचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जो अधिकांश लिक्विड होते हैं उनको अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा? फैलेगा। अब फैलने से क्या होगा? जो उनका वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। और जो मास है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। और जो फॉर्मूला है वो क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। अब जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, और जो अपना स्पेशल केस देखा था पहले क्वेश्चन में, इसलिए जो सामान्यतः लिक्विड होता है उसकी जो डेंसिटी है उस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। क्वेश्चन 18 है, किसी पदार्थ का एक पिंड जिसका घनत्व d है, एक रो घनत्व वाले द्रव में डालने पर पूर्णतः डूब जाता है। किसी पदार्थ का एक पिंड जिसका घनत्व d है, रो घनत्व वाले द्रव में डालने पर पूर्णतः डूब जाता है तब। ऑप्शन ए, डी बड़ा होगा रो से। प्रश्न का पूछने का मतलब ये है, जो किसी वस्तु के डूबने पर जो डेंसिटी है उसका संबंध से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन में, कि किसी वस्तु का तैरना या डूबना उसकी जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड करता है। यदि वस्तु की डेंसिटी द्रव से कम होगी तो वह तैरेगी, और यदि वस्तु की डेंसिटी द्रव के बराबर होगी तो वो संतुलित अवस्था में फ्लोट करती रहेगी। लेकिन यदि वस्तु की डेंसिटी द्रव से अधिक हो तो वह डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो प्रश्न में ये पूछा है कि वस्तु पूरी तरह डूब जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो वस्तु है ना, उसकी जो डेंसिटी है वो जो द्रव की डेंसिटी है उससे अधिक है। तो डी का मान है ना, वो रो से बड़ा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा? वस्तु तैरेगी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। इसमें तो डूबने की स्थिति ही नहीं बनेगी, फ्लोट करेगी। क्वेश्चन 19 है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो क्या तो ऑप्शन डी, F1 व F2 बराबर होंगे। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ना, पूछ रहा है ये है कि नहीं। तो जब सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी सेब की ओर आकर्षित होती है, ये तो पता है। हर पिंड, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ये कहता है कि जो हर एक्शन होता है उसके बराबर एक विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब आपको कोई चाटा मारता है तो आपका गाल लाल होता है ना, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ। इसीलिए पृथ्वी पर सेब पर लगाया गया बल है और सेब द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल है, तो दोनों बराबर होंगे। तो दोनों बलों की जो दिशा है वो अलग अलग है, लेकिन अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी बड़ी है
इसलिए ज्यादा बल लगाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बल का जो परिमाण है ना, वो दोनों तरफ समान होगा, भले ही कोई वस्तु इतनी बड़ी हो, कोई वस्तु छोटी सी टिनी सी क्यों ना हो। दोनों का जो बल है ना, उसका जो परिमाण है वो दोनों ही तरफ से समान होगा। F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक है। नहीं, 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 बस जो मैग्नीट्यूड है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन तो है, पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जो परिमाण है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन 20 है, किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। वह पिंड है D1, D2, D3। घनत्वों के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11, 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। D1 से बड़ा है D2, D2 से बड़ा है D3। तो फ्लोटिंग बॉडी होगी, जो फ्लोटिंग बॉडी होगी, तो जो डेंसिटी है उससे रिलेटेड पूछा है क्वेश्चन में, कि जब कोई वस्तु तैरती है तो जितना भाग उसका बाहर होता है, उतना ही संकेत मिलता है कि द्रव की जो डेंस है, डेंस कितना डेंस है। अधिक डेंस होगा तो द्रव वस्तु के ऊपर ज्यादा तैरेगी, यानी कि बाहर निकला भाग अधिक होगा। D1 क्या है? 2/11 है। D2 क्या है? अरे, वन सॉरी, D1 क्या है? 1/9 है। D2 क्या है? 2/11 है। D3 क्या है? 3/7 है। तो ये सबसे ज्यादा भाग कौन सा है? D3 का है, 3/7। इसलिए जो द्रव की डेंसिटी होगी ना, उसका क्रम होगा D1, D2, D3। क्वेश्चन नंबर 21 है, संबंध F इज इक्वल टू GM बाई कैपिटल M स्मॉल m बाई D2 D का स्क्वायर में राशि G। तो प्राकृतिक का सार्वत्रिक नियतांक। तो ये संबंध पूछ रहा है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में D स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, कैपिटल G, उसका अर्थ पूछा गया है। तो उसका अर्थ यही होगा, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक। जो G है ना, कैपिटल G, ये पूरे ब्रह्मांड में समान होगा। यह किसी ग्रह, तारे, वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी बदल जाए, चंद्रमा बदल जाए, पर जी है ना जो, वो नहीं बदलेगा। इसी कारण से जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, इसी को कहा जाता है। इसका मान लगभग 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर हो। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है ना, पूछी जाती है, और इसका जो मान है ना, ये भी पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो कैपिटल जी है उसका मान क्या होगा? तो पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी। जी किन चीजों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, का मान हर जगह समान होगा। पृथ्वी का मास बदले तो जी नहीं बदलेगा, पृथ्वी की रेडियस बदले जी नहीं बदलेगा। जी की जो प्रकृति है ना, वो स्थिर नियतांक है, जबकि जो स्मॉल जी है ना, इसका मान है ना, स्थान बदलने पे बदल सकता है। लेकिन जो कैपिटल जी है, तो पृथ्वी के मास और रेडियस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन 23 है, कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी है, तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा? तो है क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। जो प्रेशर है और जो कांटेक्ट एरिया है, इसका संबंध पूछा है। तो जो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। इसलिए जो प्रेशर है वो है ना, केवल एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जैसे कि चाकू की जो निब होती है, टिप, एकदम पॉइंट, तो उसकी जो एरिया होता है वो कम होता है, तो प्रेशर हल्का सा भी लगाते हैं तो वस्तु को चीर फाड़ देता है, आगे निकल जाता है। एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। संभावित है जो बेस एरिया है वो 60 × 40 क्या हो गया? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और
60 इंटू 20, ये क्या हो गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है 40 इंटू 20, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सबसे छोटा एरिया है 40 इंटू 20, इसलिए इसी स्थिति में जो प्रेशर है ना वो सबसे ज्यादा लगेगा, इस स्थिति में सबसे ज्यादा लगेगा। तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। समझ में आ गया। क्वेश्चन 24 है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो भैया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना। ग्रेविटेशन फॉर्मूला में अगर मास बदले तो जो फोर्स है वो कितना बदलेगा, तो वो बदलेगा 4 गुना। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M1 कैपिटल M2 अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है किसका, न्यूटन भाई साहब। यहाँ क्या है, फोर्स है ना जो, वो दोनों मास के गुणनफल पर निर्भर करता है। दोनों मास है, इनके जो गुणनफल है इस पर डिपेंड करता है। प्रश्न में जो मास है वो क्या 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुने मास 2 गुने कर दिए जाए, यानी कि जो नया मास होगा वो क्या होगा 2m1 और 2m2। और नया फोर्स क्या हो गया, तो नया फोर्स क्या हो गया जी एफ इक्वल टू कैपिटल जी 2m1 इंटू 2m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो गया मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। जो दूरी है आर, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, तो इसलिए जो नया गुरुत्वाकर्षण बल होगा पहले से 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको इस वीडियो में, कमेंट करके बताइए। आज हम 24 क्वेश्चन तक करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में 25 से स्टार्ट करेंगे। लेंदी वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट कर नहीं रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डाल रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको मेरी आने वाले सारे वीडियो की अपडेट पहले मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।